हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड केम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है 19 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें कंप्लीट 125 क्वेश्चन जो है आपके आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट 2021 का पेपर सोल्यूशन है। आपको 2022 में होने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको ये काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। साथ साथ बताना चाहता हूँ इसी सेशन का, इसी पेपर का जो आपका नॉन टेक्निकल के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने नॉन टेक्निकल के एक चैनल जो है हमारा कोचिफाई उसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये आज ही अपलोड हुआ है, चैनल आज ही अपलोड हो चुका है हमारा एक सेशन, उसको आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, इसको आप जरूर जाके देखिएगा। इस पेपर में जो आपको नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, इसको भी आपको मिस नहीं करना है। तो अभी हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ स्टेटर टीथ इन अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर इज 16। हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टेटर टीथ जो है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में वो है 16 एंड द नंबर ऑफ रोटर टीथ इज 8। तो हमें पूछा गया कि स्टेपिंग एंगल कितना होगा इस मोटर का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी था कि आपको स्टेपिंग एंगल पूछा जाता है स्टेपर मोटर का। आपको आजकल जो मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो स्टेपिंग एंगल निकालते हैं हम लोग हमारे वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का, वो हम लोग निकालते हैं बीटा इज इक्वल्स टू NS माइनस NR मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय NS मल्टीप्लाइड बाय NR। ठीक है, ये NS क्या है? ये है हमारा नंबर ऑफ स्टेटर टीथ, कितने हैं वो है 16, और NR क्या है? ये हमारे पास नंबर ऑफ रोटर टीथ, वो है हमारे पास 8। करेक्ट, हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। आई विल चेंज द कलर। ठीक है, ये आ जाएगा 16 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8। इसको आप सॉल्व करेगा तो आपको जो एंगल मिलेगा 22.5 डिग्री। ठीक है, जो बीटा का एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस ऑफ पावर कंज्यूम बाय 100 वाट लाइट बल्ब एट 100 वोल्ट वर्सेस 150 वोल्ट। एक हमारे पास में बल्ब है जिसका रेटिंग है 100 वाट। करेक्ट, इसका हमें दो रेटिंग्स पे हमें उसका पावर का डिफरेंस निकालना है। पहले हमारे पास में 100 वोल्ट, विल राइट डाउन एज 100 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 150 वोल्ट। सबसे पहले तो हम लोग इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूलाज रहते हैं। मैंने आपको बताया था काफ़ी दिनों पहले, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर हम लोग P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग पावर ड्रॉप निकाल सकते हैं। करेक्ट, तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास में वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर विच इज 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P इज 100 वाट, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 100 ओम्स। ठीक है, इसका हमने 100 ओम्स का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इसी 100 ओम्स के अकॉर्डिंगली हम लोग पावर का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पावर कंज्यूम जो होगा 150 वोल्ट्स पे, और पावर कंज्यूम जो होगा हमारा 100 वोल्ट पे, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग 150 वोल्ट पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आई विल चेंज द कलर सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, 150 मल्टीप्लाइड बाय 150। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 100, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 225 वाट। ये हमने पावर निकाल लिया 150 वोल्ट्स पे। अभी हम लोग 100 वोल्ट्स पे कितना पावर ड्रॉप हो रहा है, पावर कंज्यूम हो रहा है, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाय आर, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम लोग 100 करेंगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 100 वाट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 125 वाट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें क्या पूछा गया था? सिंपल क्वेश्चन था, डिफरेंस ऑफ पावर कंज्यूम बाय 100 वाट लाइट बल्ब एट 100 वोल्ट एंड 150 वोल्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बिलो स्टेटेड are some of the statements about the squirrel cage induction motor. You need to identify which of the following is incorrect. हमें पूछा गया कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें से हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरी पुअर स्पीड कंट्रोल काफ़ी पुअर है इसका, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल्दो दे आर एनर्जी एफिशिएंट वाइल एट अ फुल लोड, दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी वाइल बीइंग स्टार्टेड। करेक्ट है, हालांकि वो एनर्जी एफिशिएंट है लेकिन वो उसको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर ससेप्टेबल टू अ वोल्टेज वेरिएशंस, दैट मीन्स अगर हमारा वोल्टेज वेरी होता है तो उसके कारण उसका स्पीड और बाकी परफॉर्मेंस भी वो डिफर कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास फिर इंडक्शन मोटर कंज्यूम मोर करंट व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज बीइंग रिड्यूस, ये भी स्टेटमेंट करेंगे। जब हमारा सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस हो रहता है तब उस केस में हमारा इंडक्शन मोटर काफ़ी ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा दे आर एक्सप्लोजन प्रूफ एज देयर आर नो ब्रशेस विच एलिमिनेट द रिस्क ऑफ स्पार्किंग, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रशेस नहीं रहते, ठीक है। एक्सप्लोजन प्रूफ हम लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है। स्क्विरल केज में हमारा जो रोटर रहता है वो स्क्विरल केज रहता है, उसमें हमारे पास में कोई भी वाइंडिंग के साथ हमारे पास में एक्सेस नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ मल्टीमीटर यूज टू मेजर वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, ऑल्सो इट कैन बी यूज टू टेस्ट कंटिन्यूटी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मैंने आपको बताया था कि एक हमारा मल्टीमीटर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को तो मेजर करता ही है, साथ साथ हम कंटिन्यूटी मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर हमारा एक नॉर्मल वायर है, ठीक है, ये काफ़ी कबार ब्रेकआउट हो जाता है या फिर हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी, तो हम लोग इसको डायोड वाले मोड पे इसको सिलेक्ट करके उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसका कंटिन्यूटी है तो वो बीप करने लग जाता है, आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी मल्टी फंक्शनलिटी है, काफ़ी मल्टीपल फंक्शन वो एक ही मीटर के अंदर कर सकता है। हालांकि एक्सपेंसिव और लार्ज इन साइज ये तो होता ही नहीं है। वोल्टेज पोलरिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्टर आउटपुट वेवफॉर्म्स आर बेटर कंपेयर टू अ स्क्वायर वेव। इसमें से कौन सा इन्वर्टर आउटपुट वेवफॉर्म वो अच्छा है बेटर टू द स्क्वायर वेव, ठीक है। स्क्वायर वेव के भी कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, तो वो है गाइस हमारा क्वासी साइन वेव, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और साइन वेव, ठीक है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी हमारा काफ़ी इफेक्टिवली हम लोग साइन वेव को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ट्राइंगुलर वेव नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं टू द स्क्वायर वेव, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। अकॉर्डिंग टू द आई रूल्स 1956 हमारा एक सेशन भी है काफ़ी पॉपुलर, उसमें मैंने आपको बताया था कि लो वोल्टेज जो रहता है जहाँ पे वोल्टेज एक्सीड नहीं होना चाहिए 250 वोल्ट्स के ऊपर, ठीक है। और याद करने की कोशिश कीजिएगा हमने कौन से रूल में पढ़ा था, रूल नंबर 54 में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस मेथड ऑफ इंजेक्टिंग वोल्टेज एट अ स्लिप फ्रीक्वेंसी इन द रोटर सर्किट द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज, डिटरमाइन द मेथड मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि एक ऐसी मेथड है जहाँ पे हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं एट स्लिप फ्रीक्वेंसी इन द रोटर सर्किट। इस केस में हमारे जो इंडक्शन मोटर का है स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा स्टेटमेंट था, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द गिवन सर्किट अबव, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इन द सर्किट। इस 27 वोल्ट्स के सोर्स के द्वारा इस सर्किट में कितना पावर डिलीवर हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट वेज है गाइस इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम लोग एक ही मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए हम लोग डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के भी एक करंट निकाल सकते हैं फाइनल, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रजिस्टर में पावर ड्रॉप या नहीं पूछा गया, हमें कितना पावर डिलीवर हो रहा है सर्किट में ये डायरेक्टली पूछा है, ठीक है। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं। देखिए 3+3 ये जो सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर लगते हैं। इसको अगर हम लोग 6 ओम कंसिडर कर लिया, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये 6 और ये 6 जो है हमारा पैरेलल में, तो ये हमारा इसका इक्विवेलेंट 3 रेजिस्टेंस आ जाएगा। हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते, थोड़ा क्विकली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं, इसको 3 ओम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको एलिमिनेट करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 ओम्स का और ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस फिर से सीरीज में आएगा, फिर से हमारे पास में यहाँ पे 6 ओम्स का रेजिस्टेंस आएगा। ये 6+6 हमारा फिर से पैरेलल में आएगा, फिर से हमारा एक यहाँ पे 3 ओम्स का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ तक आप भूल जाओ, ठीक है। ये 3 ओम्स का, ये 3 + ये 3 फिर से सीरीज में आएगा, फिर से हमारे पास में 6 ओम्स का एक रेजिस्टेंस आएगा जो कि पैरेलल में रहेगा हमारे 6 ओम्स के रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है। दैट मीन्स 6 पैरेलल 6 जो आएगा ये आएगा हमारा 3 ओम्स का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। 27 वोल्ट है हमारे पास, और करंट कितना हो जाएगा हमारा 9 एम्पियर, ठीक है। सिंपल है, 9 एम्पियर करंट है और हम लोग उसको 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 × 9, तो हमारा 243 वाट इसका पावर डिलीवरी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। आप क्या कीजिएगा, इसको रिड्यूस करने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहाँ तक जो सर्किट है इसको आप रिड्यूस कीजिएगा। सिंपल एक आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम्स का, इससे आप आपका करंट फाइंड आउट करेंगे और आपको पावर लॉस जो हो रहा है, पावर कितना डिलीवर्ड हो रहा है इस 27 वोल्ट के द्वारा, हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, what will be the per unit leakage impedance of a transformer with the rating of 400 kVA operated in a parallel with another transformer with the rating of 200 kVA having a 2 per unit as its per unit leakage impedance, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमारा पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस जो है ट्रांसफार्मर का, अगर हमारा रेटिंग है 400 kVA का, जो पैरेलल में ऑपरेट हो रहा है एक अनदर ट्रांसफार्मर के साथ में 200 kVA का, जिसका 2 पर यूनिट उसका पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, गाइस ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो लीकेज इम्पीडेंस आएगा 400 kVA ट्रांसफार्मर का, वो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे जी कि पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है kVA रेटिंग के। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए इस केस में। ठीक है, और जो प्रोडक्ट रहेगा पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस का एंड kVA रेटिंग का, ये कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट, तो जो 400 kVA का हमारा पैरेलल में ऑपरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर, उसका जो ये रहेगा लीकेज इम्पीडेंस रहेगा वो रहेगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 400, इसके रेशियो के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल 1। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। A process that converts electric energy into heat energy known as electric heating. What are some essential requirement for good heating element? एक heating element के लिए काफ़ी कुछ important हमारे पास requirement रहती है, कुछ good इसके essential requirement रहती है। ठीक है, तो उसके लिए इसमें से कौन सी essential requirement है। सबसे पहले अब हमारे पास में high specific resistance, ये करेक्ट है, ये होना चाहिए, हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, और नॉन करोजिव, करोजन नहीं लगना चाहिए उसके बाद। तो ये चारों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ठीक है, अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है कि हमारे पास में मान लो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसमें उस रेजिस्टेंस के हम लोग क्या करते हैं, उसमें से करंट जब फ्लो होता है तो उसमें I²R ड्रॉप होता है, उस I²R ड्रॉप से ही हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड नॉन करोजिव होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is question number 11. Below stated are the primary applications of generator. You need to identify the generator. ठीक है, आइडेंटिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई चाहिए था। They are used for supplying a field excitation current in a DC locomotive for regenerative braking. ठीक है, and this type of generator are used as a booster to compensate the voltage drop in the feeder in a various type of distribution system such as a railway services. ठीक है, इस केस में हम लोग DC सीरीज बाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जनरली यहाँ पे अब ये वोल्टेज बूस्टर्स के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड इज कॉमनली नोन एज। सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल रोटर स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप। काफ़ी सिंपल है, स्लिप का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, वो है हमारा सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। ये जो डिफरेंस रहता है मैं काफ़ी को और डायरेक्टली निकाल देता हूँ, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस ही हमारा स्लिप कहलाता है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये स्लिप वेरी करता है बिटवीन 0 to 1, या फिर हम लोग इसको 0% से 100% के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 13. Name the motor which carries a single phase exciting winding which is similar to the main winding of a single phase induction motor that carries a distributed DC type of winding. ऐसे हमें मोटर बतानी है जो कैरी करती है हमारी सिंगल फेज एक्साइटिंग वाइंडिंग, जो सिमिलर है हमारी मेन वाइंडिंग की तरह, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डीसी टाइप की वाइंडिंग है। तो वो होती है गाइस हमारी रिलक्टेंस रिपल्शन मोटर। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14. Ultrasonic welding uses high frequency to heat up the required metals. In which of the following cases ultrasonic welding is not used? इसमें से कौन से मेथड्स में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की यूज़ नहीं की जाती है? तो है हमारा फैब्रिकेटिंग न्यूक्लियर फ्यूल एलिमेंट्स। हालांकि थर्मेटिक सीलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, वेल्डिंग गैल्वनाइज्ड शीट्स एंड स्प्लाइसिंग मेटालिक फॉयल, इसमें हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की यूज़ की जाती है, बट फैब्रिकेटिंग न्यूक्लियर फ्यूल एलिमेंट्स में हमारी ये यूज़ नहीं की जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Calculate the EMF generated by a 6-pole 1200 RPM lap wound DC generator. The magnetic flux produced per pole is 7 Webers and there are 150 conductors. ठीक है, सिंपल है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था EG, EMF जनरेट हम लोग निकालते हैं, EG इज इक्वल टू होता है 5PZN/60A। करेक्ट, इस केस में लैप वाइंडिंग के लिए हमारे पास में क्या होता है, A इज इक्वल टू P, दैट मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। करेक्ट, लैप वाउंड है तो हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 6, तो A का भी वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। A और P हम लोग यही से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में EG का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, 6 पोल्स है, ठीक है, 6 से 6 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 5 का हम लोग वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, वो है हमारे पास 1200 RPM, लिख लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास कौन सी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, 150 कंडक्टर्स गिवन है, Z का भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7, 5
ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारा पास क्या आ जाएगा 60, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास में आ जाता है 21 kV, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मैग्नेटोमोटिव फोर्सेस एनालॉगस टू वोल्टेज, मैंने आपको एक मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में एनालॉजी पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एमएमएफ है वो वोल्टेज के एनालॉगस है, फ्लक्स वो एनालॉगस है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंशन किया गया है वो फ्लक्स एनालॉगस है करंट के जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के एनालॉगस है, परमियंस जो है वो कंडक्टेंस के एनालॉगस है, ठीक है। ये आपको एक हमारा इलेक्ट्रिक वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट का जो हमारा एनालॉजी है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस, ठीक है। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम वर्क्स ओनली फॉर सर्किट्स दैट आर रिड्यूसिबल टू सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईच ऑफ द पावर सोर्सेज एट अ टाइम एंड इट ओनली वर्क्स वेयर द अंडरलाइंग इक्वेशंस आर लीनियर, ठीक है। ऐसा हमें नेटवर्क बताना है जो वर्क करता है फॉर ओनली सर्किट्स दैट आर रिड्यूसिबल टू सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईच ऑफ द पावर सोर्सेज एट अ टाइम एंड इट ओनली वर्क वेयर द अंडरलाइंग इक्वेशंस आर लीनियर, ठीक है। तो होता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का, इसके लिए एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का फुल फॉर्म हमें पता करना है, ठीक है। करेक्ट एब्रीवेशन हमें बता गया, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम है गाइस, ठीक है। फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, in three-phase cage induction motor where the full voltage is applied to the stator winding, the rotor fails to start because the number of stator and the rotor slots are either equal or have an integral ratio. Determine the phenomena mentioned in the above context. यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, एक 3-phase केज इंडक्शन मोटर में जब हमारा फुल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है स्टेटर वाइंडिंग में, रोटर फेल होता है स्टार्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्लॉट आर इधर इक्वल और हैव एन इंटीग्रल रेशियो। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉगिंग। आपको मैंने दोनों भी चीज़ बताया था। देखिए आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, सिर्फ स्टेटमेंट ऐसा बताया गया है और यहाँ पे बताया गया कि पूछा गया कि डिटरमाइन द फिनोमेना मेंशन इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। हालांकि कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, कॉगिंग फिनोमेना, ठीक है। क्रॉलिंग और कॉगिंग मैंने दोनों भी बताया। जब हमारे स्टेटर स्लॉट इक्वल्स टू रोटर स्लॉट हो जाता है तब मोटर रिफ्यूज़ करते हैं स्टार्ट होने के लिए, उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कॉगिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we'll move on to the next question. Question number 20. A balanced delta connected load is connected to a 415 50Hz supply. If the per phase impedance of a load is 8 plus j12 ohms, then calculate the phase current of the load. Also find out the line current and the power consumed by each phase. तीनों भी वैल्यूज हमें एक ही क्वेश्चन में पूछे गए। देखिए गाइस, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में डेल्टा कनेक्टेड लोड है, तो जो हमारा VL रहेगा वो VPH के बराबर रहेगा, जिसका वैल्यू है 450 वोल्ट। और इस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारे पास में J12, ठीक है, X जिसका वैल्यू है हमारा 12 ओम्स का, करेक्ट। रेजिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, ZPH भी हमारे पास है 8 प्लस J12 ओम्स का, ठीक है। आई हाईलाइट दिस वैल्यू, करेक्ट। 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, करेक्ट। तो हमें इसको हमें कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था। ये है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करके देखिएगा तो इसका वैल्यू आता है 14.42 एट एन एंगल ऑफ 56 डिग्री, ठीक है। 56.3 आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ओके। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म में, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, ये हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए भी मैंने एक सेशन अपलोड किया, अगर आपको उसको जानना होगा तो आप इसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जो cos फाई का वैल्यू है, ठीक है, वो आएगा हमारा 0.55। इस केस से थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। IPH का वैल्यू निकाल सकते हैं आप इससे, ठीक है। IPH का वैल्यू कितना आएगा, 415 डिवाइडेड बाय 14.42, ठीक है। 14.42 ये क्या रहेगा हमारे पास, इम्पिडेंस है, ठीक है, इम्पिडेंस डायरेक्टली ये 14.42। इससे हमारा IPH का वैल्यू आ जाएगा जो कि आएगा हमारा अराउंड 28 एम्पियर्स, ठीक है। ये IPH का वैल्यू आ गया। इससे हम लोग IL का निकाल सकते हैं, ठीक है। और IL इज इक्वल टू क्या होता है, √3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय IPH, करेक्ट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, जिसका वैल्यू आया हमारा √3 से अगर 28 को मल्टीप्लाई करते तो ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अराउंड 50 एम्पियर्स, करेक्ट, IL, करेक्ट। उसके बाद में हमारा जो पावर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 415 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 cos फाई, ठीक है। इसका वैल्यू आता है अबाउट 19900, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा,
767 समथिंग, ठीक है। तो ये तीनों इसका आ गया। अगर हमें ईच फेज का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर लेते, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आता है इसका तो वो 6629 के आसपास आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 28.78 इसका वैल्यू आता है IPH का, ठीक है। अगर आपने एक भी वैल्यू निकाल लिया और वो कोइंसाइड नहीं कर रही है, ठीक है, किसी के साथ क्लैश नहीं कर रही, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, ठीक है। 28.78 अगर आपका आंसर करेक्ट आता है और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो करंट फाइंड आउट किया है IPH, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको मूव ऑन कर सकते हो, बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन में गिवन है। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर प्रेजेंट सोनली बेस्ड ऑन द वे दे आर फेड बाय फीडर। कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अवेलेबल है जिस तरीके से फीडर्स को फीड किया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे पास में 4 है, ठीक है। ओके, ये ध्यान में रखिए। 4 कौन से डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एट, फेड एट दोनों एंड्स के लिए, फेड एट सेंटर एंड रिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 4 टाइप है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 22। द रेंज ऑफ एन एमीटर इज 0 to 50 मिली एम्पियर। एक हमारा एमीटर का रेंज है 0 से लेकर 50 मिली एम्पियर्स का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 40 ओम्स का। पूछा क्या है, What is the value of shunt resistance that should be added to ammeter in order to extend the range from 0 to 150 मिली एम्पियर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में एमीटर का एक रेंज एक्सटेंड करना है तो हम लोग उसके पैरेलल में शंट का वैल्यू इंसर्ट करते हैं, शंट रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं, जो कि एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। और जब भी हम लोग वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंड करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर ऐड करते हैं, जिसका हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग उसके सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पता ही होगा, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसके बेसिस के हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। इस केस में हमारे पास मीटर रेजिस्टेंस गिवन है RM का वैल्यू जो कि 40 ओम्स का, ओके। और हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है IM विच इज अबाउट 50 मिली एम्पियर्स, ओके। एंड जो फुल स्केल रीडिंग है रिक्वायर्ड, हमें कितने तक एक्सटेंड करना है 0 से लेकर 150 मिली एम्पियर। दैट मीन्स एक हमारा एमीटर है जो सिर्फ रीड कर सकता है 50 मिली एम्पियर तक, बट हमें रीड करना है उसको 150 मिली एम्पियर तक। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, RSH इज इक्वल टू RM अपॉन I डिवाइडेड बाय IM -1, ठीक है। RM मतलब क्या हो गया, ये हमारा 40 मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय IM का वैल्यू कितना है, ये I का वैल्यू कितना है हमारा, ये 150 मिली एम्पियर है। 150 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिली एम्पियर है, मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग करेंगे 50 इंटू 10⁻³ -1। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपको जो वैल्यू आएगा RSH का वो आएगा 20 ओम्स का। दैट मीन्स आप क्या करोगे, ये 20 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में कनेक्ट करोगे, सो दैट आप उसकी एमीटर की रेंज एक्सटेंड कर सको। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि एमीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम लोग लो वैल्यू या फिर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको वोल्टमीटर की पूछेगी तो उसके सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। द फिगर गिवन बिलो इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ विच ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बताया गया है ये कौन से ट्रांजिस्टर का है, आप यहाँ से इसके टर्मिनल से पता कर सकते हो। ये हो गया हमारा बेस, कलेक्टर और इमीटर। बेस, कलेक्टर और इमीटर का किस में रहते हैं, ट्रांजिस्टर में, ठीक है। BJT में रहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। थायरिस्टर नहीं हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। थायरिस्टर में हमारे पास में कुछ इस तरीके से उसका एक सिंबल रहता है। हमारे पास गेट रहता है, एनोड और कैथोड, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then the next question is question number 24. A DC motor runs at a 200 RPM speed. If the power developed by a machine is 400 watt, what is the torque developed? ठीक है, सिंपल पूछा गया क्वेश्चन। एक DC मोटर है जो रन हो रही है 200 RPM पे, पावर डेवलप कितना हो रहा है 400 वाट का, तो हमें टॉर्क पूछा गया है, ठीक है। देखिए गाइस, हम लोग टॉर्क निकालते हैं, वो क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, करेक्ट। तो ओमेगा हो गया हमारा स्पीड इस केस में, तो ओमेगा का वैल्यू कितना रहेगा, 2 पाई इंटू 200 डिवाइडेड बाय 60 रेडियंस पर सेकंड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आएगा 2 पाई इंटू 200 डिवाइडेड बाय 60 का जो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 20.94 रेडियंस पर सेकंड्स, करेक्ट। तो हम लोग टॉर्क निकाल पाएंगे। पावर कितना है हमारे पास में, 400 डिवाइडेड बाय 20.94, ठीक है। इसका वैल्यू आता है 19.1 न्यूटन मीटर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओमेगा का जो है कि स्पीड है रेडियंस पर सेकंड में हमें निकालना रहता है, ठीक है। ओमेगा को इस तरीके से निकालते हैं 2 पाई n डिवाइड बाय 60, ये को ध्यान में रखना होगा, ओके। और पावर को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वो रहता है हमारा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो हमें क्या पूछा गया था, टॉर्क, तो हम लोग पावर को डिवाइड करेंगे स्पीड से,
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मॉसफेट इज हेल्पफुल। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हम लोग कौन से केसेस में यूज़ करते हैं? तो स्विच फॉर एलईडी करके भी यूज़ करते हैं, एज अ एलईडी का स्विचिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, स्विच विद हिस्टरेसिस एंड स्विचिंग सोलोनाइड करके भी हम लोग इस केस में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल सोलोनाइड वेवफॉर्म्स वोल साइनोसाइडल वेवफॉर्म ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू कितनी होती है एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म ओवर अ कंप्लीट साइकिल? तो वो होती है 0 गाइस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक परफेक्ट साइनोसाइडल वेवफॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, there are two lamps with a resistance of 120 ohms and 60 ohms each. What will be the value of power drawn by them if they are connected to a 240 volt outlet? ठीक है, एक दो लैम्प्स है हमारे पास में जिसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, 120 ohms का, और एक हमारे पास है 60 ohms का, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना रहेगा जितना पावर ड्रॉ करेगा इफ़ दे आर कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट आउटलेट, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पावर हम लोग निकाल पाएंगे पहले बल्ब का, तो हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय R, ठीक है। V² दैट मीन्स 240² डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 120, जिसका वैल्यू आ जाएगा 480 वाट। और नेक्स्ट बल्ब का हमारा रेजिस्टेंस कितना है, वो है हमारा 60, 240² डिवाइडेड बाय 60, वो आ जाएगा 960 वाट। कंबाइंड पावर कितना हो जाएगा 480 प्लस 960 विल बी 1440 वाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था पावर ड्रॉप हम लोग I²R या फिर V² बाय R से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है रिगार्डिंग टू द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर? तो वो है हमारा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, XC। आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है ω/c, ठीक है। दैट मीन्स या फिर XC को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं 1/2πfc, और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस का हम लोग क्या लिखते हैं 2πfl। सिंपल स्टेटमेंट था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिर्फ एक छोटे से टर्म के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज इज टिपिकली अनकॉमन इन अ सॉलिड स्टेट रिले। इसमें से कौन सा वोल्टेज है वो अनकॉमन है सॉलिड स्टेट रिले में? तो हमारा 40 वोल्ट DC, जनरली 25 वोल्ट DC, 15 वोल्ट DC, तो 4 वोल्ट DC हमारे पास यूज़ किए जाते हैं, बट 40 वोल्ट DC इज़ अनकॉमन, ठीक है, सॉलिड स्टेट रिलेज में। 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक जनरली यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करती है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 lamps are placed in front and back of a cardboard. One lamp is at a distance of 5 meter, whereas other at the distance of 6 meter. If both these lamp illuminate the cardboard equally, then lamp 1 is rated at 100 candela. Find out the rating of lamp 2. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इक्वल इल्यूमिनेशन है, ठीक है। दैट मीन्स 2 लैम्प हमारे प्लेस किए गए फ्रंट एंड बैक ऑफ अ कार्डबोर्ड। एक लैम्प है हमारा डिस्टेंस पे सेट किया गया 5 मीटर के और दूसरा 6 मीटर पे। 2 लैम्प्स एलिमिनेट हो रहे हैं कार्डबोर्ड पे इक्वली, ठीक है। और एक लैम्प रेटेड है 100 कैंडेला पे ऊपर और दूसरा रेटिंग का हमें पूछा गया है, ठीक है। इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगा R1/d1² इज इक्वल्स टू, ये सेटिस्फाई करे इक्वल एलिमिनेशन पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय d2², करेक्ट। R1 क्या हो गया रेटिंग ऑफ फर्स्ट बल्ब और D1 क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब फ्रॉम कार्डबोर्ड, ओके। तो हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। R1 हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5², डिस्टेंस है हमारा 5। नेक्स्ट है हमारा R2 जो हमें फाइंड आउट करना था, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस है हमारा 6², ठीक है। तो हमारे पास में जो R2 का जो वैल्यू आएगा 144 कैंडल आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ये दोनों भी कंडीशन ऐसी थी कि जो सेटिस्फाई करेगी इक्वल एलिमिनेशन एट द कार्डबोर्ड, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 32, इन द above figure the voltage is at positive whereas the load current is at negative. Thus the current flows out of the load and into the source. Identify the type of chopper in the circuit below. तो ये है हमारा टाइप बी चॉपर गाइस, ठीक है, इस सर्किट में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लोड वोल्टेज इज पॉजिटिव वेयर एज द लोड करंट इज नेगेटिव, दस द करंट फ्लोज आउट ऑफ द लोड एंड इनटू द सोर्स। लोड करंट क्या फ्लो हो रहा है फ्रॉम
लोड टू इनटू द सोर्स। तो ये हमारा कौन से टाइप का चॉपर में आता है, तो क्लास बी टाइप ऑफ चॉपर आता है। कुछ इस तरीके से इसका क्वाड्रेंट का जो डायग्राम है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। अ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम, व्हाट इज द स्लिप स्पीड ऑफ द मशीन। सिंपल है, 6 पोल का मशीन है हमारे पास में। ठीक है, तो स्लिप स्पीड कितना होगा, हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, 6 पोल है। ठीक है, एनएस का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 120 मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइडेड बाय पी। 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने 50 डिवाइडेड बाय पोल्स कितने हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 20 इंटू 50 विल बी 1000। ठीक है, और 600 आरपीएम पे रन हो रहा है 600 पे। स्लिप स्पीड कितना है हमारा 600 माइनस 1000 माइनस 600 विच इज़ 400 आरपीएम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्लिप स्पीड, और इसी से हम लोग स्लिप का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, परसेंटेज स्लिप का। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। विच ट्रांसफार्मर अमॉन्ग दीज इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वाइंडिंग अरेंजमेंट। इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जो बेस्ड है डिपेंडिंग अपॉन देयर वाइंडिंग अरेंजमेंट, तो वो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। वाइंडिंग अरेंजमेंट किस तरीके से रहते हैं, सिंगल वाइंडिंग रहते हैं, बोथ कंडक्शन एंड इसमें जो एक वाइंडिंग रहती है एक सिंगल वाइंडिंग रहती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उसके बेस्ड ऑन द वाइंडिंग अरेंजमेंट के डिपेंडेंट हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर क्लासीफाई किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मैंने आपको एक टेबल बताया था, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ होता है अबाउट 60 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, इसका वोल्टेज रेंज रहता है ग्रेटर देन 20 kV बट लेस देन 100 kV। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। Total current or a charge entering in a junction is exactly equal to the charge leaving the node, which means all the current entering and leaving the junction should be equals to 0. Which circuit law is mentioned in this context? ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टोटल करंट और चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज लिविंग द नोड विच मीन्स। ठीक है, केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो रहता है, ठीक है, हम लोग उसको कहते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is question number 37. Consider a 6-pole DC generator having a 300 conductors and is rotating at a speed of 500 RPMs. The flux per pole is 20 milliwebers. What will be the induced voltage if the winding type is wave connected? Simple है guys, ठीक है, wave connected winding है और हमारे पास क्या पूछा गया कि what will be the induced voltage. Okay, तो इसके लिए A is equals to क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A is equals to will be 2। तो हम लोग वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5PZN/60A इस फॉर्मूला में। ठीक है, EB इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, फ्लक्स कितने हैं 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय पोल्स है हमारे पास में 6। ठीक है, यहाँ पे 6 पोल्स है, मल्टीप्लाइड बाय Z कितने हैं 300 कंडक्टर्स है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितना है हमारे पास में 500 आरपीएम में। देखिए यहाँ पे स्पीड भी मेंशन करके रखा है, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज वेव कनेक्टेड वाइंडिंग है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 150 वोल्ट। इसको सॉल्व करेगा, काफ़ी सिंपल है। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अगर इसमें दिक्कत जा रही होंगी तो किस तरीके से क्विकली रिड्यूस करें, तो आपको लो इसके लिए मैंने स्पेशल सेशन बनाया, उसके आप मुझे लिंक मांग सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Then the next question is question number 38. Identify the conductor that is used to electroplate printed circuit and communication equipment. एक हमें कंडक्टर फाइंड आउट करना है जो इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट मीन विच इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट द PCB एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो वो है हमारा सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then the next question is question number 39. Which of the following option is correct regarding to the advantages offered by a high voltage direct current? HVDC के कुछ एडवांटेजेस है, ये हमें फाइंड आउट इसमें से हमें बताना है, तो वो है हमारा सिस्टम कॉस्ट स्टेबिलिटी इज हाई। करेक्ट, सिस्टम कंट्रोल स्टेबिलिटी इज हाई, सिस्टम कंट्रोल स्टेबिलिटी इज हाई, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट कैन बी यूज टू रेगुलेट वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें से कौन सा डिवाइस हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा जीनर डायोड। ठीक है, जो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है गाइस, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, जीनर ब्रेकडाउन रीजन में हमारा ये ऑपरेट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। ठीक है, इस तरीके से सिंबल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक हमें भरना है। डैश आर द यूज्ड टू सिलेक्ट अ पोर्शन ऑफ इनपुट वेव विच लाइज बिलो और अबव द रेफरेंस लेवल, तो हमारा क्लिपर्स यूज़ किए जाते हैं सिलेक्टेड पोर्शन के इनपुट वेव को जो लाई करते हैं बिलो और अबव द रेफरेंस लेवल, इसको हम लोग कहते हैं क्लिपर सर्किट। ओके, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इन एन RLC अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कैलकुलेट द इम्पिडेंस आफ्टर कंसिडरिंग द पैरामीटर्स गिवन बिलो। एक RLC अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, तो इसमें हमें पूछा गया है इम्पिडेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, इम्पिडेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में इम्पिडेंस क्या रहेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ठीक है, इट इज XL। ठीक है, अंडर रूट ऑफ R कितना वैल्यू है, रेजिस्टेंस है 4 स्क्वायर प्लस XL का वैल्यू कितना है हमारे पास में, वो 10 ओम्स, 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर विल बी 16 प्लस 3 स्क्वायर विल बी 9, अंडर रूट ऑफ 25 विल बी 5 ओम्स। ये हो जाएगा हमारा इम्पिडेंस, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 43। आइडेंटिफाई द केस दैट कुड पोटेंशियली कॉज अनसर्टेनिटी इन अ ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम प्लानिंग। इसमें केस हमें फाइंड आउट करनी है विच कुड पोटेंशियली कॉज अनसर्टेनिटी इन अ ट्रांसमिशन लाइन प्लानिंग। तो है अननोन जनरेटर डिस्पैच। अगर हमारे पास में ऐसी केस है अननोन जनरेटर डिस्पैच, तो ये हमारे अनसर्टेनिटी हम लोग का बता सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग के तहत हो सकती है करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये हम लोग क्विकली सेशन इसलिए करेंगे, जो हमारे रेगुलर सेशंस रहेंगे उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 125 क्वेश्चंस को हमें रिव्यू करना है काफ़ी क्विकली और अच्छी तरीके से। ठीक है, डिजिटल फेज एंगल मीटर्स हैव रिप्लेस्ड बाय एनालॉग टाइप प्राइमरीली ड्यू टू। एनालॉग टाइप के मीटर्स हम लोग उन्हें रिप्लेस करना शुरू कर दे। मीटर्स वाले जो हमारे पास में मीटर्स रहते थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास में एक लाइक हम लोग स्केल के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, तो हम लोग हमारे पास में डिजिटल फेज एंगल मीटर वहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और कॉम्पैक्टनेस इन डिजिटल मीटर्स की ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो हम लोग नहीं कर सकते, हालांकि कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा ही रहती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच विल बी द बोथ एक्यूरेसी एंड कॉम्पैक्टनेस विल बी द करेक्ट आंसर और करेक्ट रीजन वाई वी आर सेलेक्टिंग द डिजिटल फेज एंगल मीटर्स ओवर द एनालॉग टाइप ऑफ मीटर्स। करेक्ट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। कॉलम ए टू कॉलम बी हमें फाइंड आउट मैच करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। टाइम पीरियड जो है, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंड्स में मेजर करते हैं। साइकिल जो है, ठीक है, एक रेडियन की साइकिल रहती है। ठीक है, ओके, और अल्टरनेटिंग करंट हम लोग एम्पियर्स में मेजर करते हैं। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। द कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ ब्राउन बोवेरी वोल्टेज रेगुलेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। जो कंट्रोल सिस्टम हमारा ब्राउन बोवेरी वोल्टेज रेगुलेटर का, वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फैक्टर ऑफ एलिमिनेशन अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इज लक्स इज 400 लक्स एंड आफ्टर क्लीनिंग इज 600 लक्स। हमें क्या पूछा गया, डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या है कि एलिमिनेशन का। एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन क्या है 400 लक्स, और जब हमने उसको क्लीन किया उस एलिमिनेशन सोर्स को, तो हमारे पास आ रहा है 600 लक्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फैक्टर हम लोग निकाल पाएंगे, ये यूजुअली ग्रेटर देन 1 ही रहता है। ठीक है, ओके, जब हमारे पास में सीलिंग के पास डस्ट कवर होने के बाद में जो लेस लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में डिप्रेशन फैक्टर भी आता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में जो आफ्टर क्लीनिंग है 600 और बिफोर क्लीनिंग है 400। ठीक है, तो 600 डिवाइड बाय 400 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास में डेप्रिसिएशन फैक्टर मिलता है, जो कि हमारा 1.5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ। प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक हमारा स्पॉट वेल्डिंग का टाइप है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम द इमेज बिलो। मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की इमेज बताई थी, ठीक है, एक PDF प्रोवाइड की थी, उसमें काफ़ी सारे डायोड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिम्बॉल्स है, इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स है। इसमें मैंने आपको बताया था कि वैरेक्टर डायोड का सिम्बॉल है। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया, वैरेक्टर डायोड का कुछ इस तरीके से भी सिम्बॉल आपको देखने को मिलता है। वेरिएबल कैपेसिटर डायोड हम लोग इसको कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज। मैक्सिमम टू द RMS वैल्यू, ये इसको हम लोग कहते हैं पीक फैक्टर, और ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द वेव फॉर्म। साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए, स्क्वायर वेव के लिए, ट्राइंगुलर के लिए ये हमारा वेरी करता है। ओके, पीक फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। What effect does parallel presence of a rotor and a stator field have on the torque of a machine? क्या इफेक्ट होता है हमारे पैरेलल प्रेजेंस पे, रोटर और स्टेटर फील्ड्स पे।
टॉर्क के ऊपर, दैट मीन्स देयर विल बी नो टॉर्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पैरेलल प्रेजेंस ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड, हमारे दोनों भी रोटर और स्टेटर फील्ड जो है पैरेलली प्लेस्ड है, तो हमारे पास में कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर बिलो आइडेंटिफाई अ सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट सर्किट, ऑल्सो एनालाइज हाउ शंट फॉल्ट्स आर कैरेक्टराइज। हमें तो सबसे पहले पूछा गया कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कौन से हो रहा है इसमें, तो हमारे ऑप्शन ए में। ठीक है, देखिए देख सकते हो एक सिंगल लाइन है, हमने ये ड्रॉ किया है, लेकिन इसमें ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, करेक्ट, यू कैन सी दिस। ठीक है, बाकी के इसमें नहीं देख सकते हो आप। ओके, और इस केस में हमारे पास में शंट फॉल्ट किस तरीके से कैरेक्टराइज हो सकते हैं, बाय इंक्रीज इन अ करंट एंड अ फॉल इन वोल्टेज एंड अ फ्रीक्वेंसी। शंट फॉल अगर होते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में करंट तो बढ़ता है बट वोल्टेज हमारा ड्रॉप डाउन हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन फेस टू ग्राउंड। ठीक है, उसके कारण हमारा वोल्टेज फॉल होता है और फ्रीक्वेंसी भी हमारा फ्रीक्वेंसी में हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इन अ ट्रांसफार्मर इंसुलेशन ब्रेकडाउन टुक प्लेस ड्यू टू विच ओवरहीटिंग इज ऑकरिंग अगेन एंड अगेन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉल्ट ड्यू टू विच ट्रांसफार्मर इज एक्सपीरियंसिंग ओवरहीटिंग अगेन एंड अगेन। इंटरटर्न फॉल्ट्स के कारण क्या होता है कि काफ़ी कबार हमें ओवरहीटिंग देखने को मिलती है रिपीटेडली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्किट हैज अ branch with the 5 capacitors connected in a parallel. The capacitance of those capacitors is 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4 and 5 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब हमें उसका इक्विवेलेंट ना निकालते हुए डायरेक्टली उसके एडिशन करनी रहती है। जिस तरह कैसे हमारे पास में रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ये 1 ओम का है, ये 3 ओम्स का है, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये 4 ओम्स का हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस को ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 विल बी 3, 3 + 3 विल बी 6, 6 + 4 विल बी 10, 10 + 5 विल बी 15 माइक्रोफैरड। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड्स के अंदर इसको सॉल्व करना रहता है, हालांकि 20 भी काफ़ी हमने बता दिया, हमें डायरेक्टली बताना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। 15 माइक्रोफैरड विल बी द आंसर। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर हमारे पास में कैपेसिटेंस है, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कैपेसिटेंस से सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। जैसे हमारे पास में 4 फैराड यहाँ पे कनेक्टेड है और 4 फैराड यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे 4 × 4 / 4 + 4 इक्वल है, तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे 5 रहता तो जहाँ पे आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 4 अगर हमारे पास में सीरीज में कनेक्टेड है तो 22 फैराड हम लोग आसानी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट है। Next question is question number 55. The ratio of average load over a given period to the maximum demand occurring in that period is commonly termed as रेशियो ऑफ एवरेज लोड ओवर गिवन पीरियड टू द मैक्सिमम डिमांड। इसी को हम लोग कहते हैं लोड फैक्टर गाइस, और इसका रेशियो <1 रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना लोड फैक्टर ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा कॉस्ट पर जनरेटेड जो है हमारा कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोड फैक्टर मीन्स लेसर मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is question number 56. Determine the power delivering 3 alternating currents through the same circuit uniformly separated in a phase angle. Also, it provides greater power density and makes its balance load easier. ठीक है, तो ये हमारा 3 phase power। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया determine the power delivering 3 alternating current through the same circuit uniformly separated in a phase angle. ऑल्सो इट प्रोवाइड्स ग्रेटर पावर डेंसिटी एंड मेक्स इट बैलेंस लोड ईजियर। ये हमारा 3 फेज पावर है, 120 डिग्री फेज शिफ्टेड रहता है RYB, और ये बैलेंस पावर हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ 3 फेज पावर। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है कि लेकिन कॉन्टेक्स्ट काफ़ी सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 57। द इल्यूमिनेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 64 पाई ल्यूमेन मीटर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज अ 4 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। हमें एल्यूमिनेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास में एल्यूमिनेंस हमारे पास में बताया गया है। ठीक है, तो एल्यूमिनेंस हमारे पास 64 पाई है। ठीक है, ई का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, E = P/4 पाई r²। ठीक है, तो हमारे पास में P हमारे पास में वैल्यूज़ गिवन है इसका। ठीक है, हमारे पास में 64 पाई 4 पाई इंटू, और डिस्टेंस कितना है 4²। इसका वैल्यू आता है 1 लक्स। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 4², दैट मीन्स 16। सिंपल है, 64 ये पाई से पाई तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 4 × 4² विल बी 4 × 16 विच इज 64। 64 से 64 कैंसिल, 1 लक्स इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये हो गया हमारा इल्यूमिनेशन। इसको हमने लक्स में मेजर करते गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैंडल पावर डिवाइड बाय हम लोग डिस्टेंस स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिपिक्ट्स द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है, सिंपल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे इतना स्टेटमेंट हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया, बताया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, या फिर सिंपल स्टेटमेंट में भी पूछ सकते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ल्यूमेंस। ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग ल्यूमेंस में मेजर करते हैं। हमने एक इल्यूमिनेशन का टॉपिक लिया था, आपने मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और सेम पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एक ही सेशन से देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बात आपको नोट करनी होगी, वो सेशन जाके देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हेन अ जनरेटर सप्लाइज अ लैगिंग लोड इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक एनर्जी सप्लाइड टू द लोड एंड द नेट रिएक्टिव पावर गेट्स रिड्यूस्ड इन द जनरेटर। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जब हमारा जनरेटर सप्लाई करता है लैगिंग लोड, उसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक एनर्जी है सप्लाई की जा रही है लोड के द्वारा, और जो नेट रिएक्टिव पावर है वो रिड्यूस हो रहा है जनरेटर के अंदर, ठीक है। इस केस में इफेक्ट क्या रहेगा, आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक है। तो वो इफेक्ट रहेगा हमारा डीमैग्नेटाइजेशन गाइस, ठीक है। इस केस में हमारे पास में डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिनोट द सेक्शन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अंडर विच आई रूल्स 1956 मेड। आई रूल्स 1956 जो है सेक्शन 37 के अंदर बनाए गए हैं। सेम आपको सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, और सेम क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिला है हमारे आई रूल्स के अंदर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लक्स वुड मेक अ सिंगल। देखिए फिर से एलिमिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, कितने यूनिट ऑफ लक्स हमें सिंगल यूनिट ऑफ फुट कैंडल हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारा 10.76, ये किस तरीके से आएगा, ठीक है। एलिमिनेशन हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बाय ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय सरफेस पर यूनिट एरिया। तो 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 1 लक्स, ठीक है। 1 फुट मतलब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.3048 मीटर, करेक्ट। 1 ल्यूमेन पर फीट स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ल्यूमेन डिवाइडेड बाय 0.3048 स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारा इसका जो वैल्यू होता है 10.76 फुट कैंडल की बात अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62, a 3-phase transformer carries the transformers either combined or separated on a one core. The primaries and the secondaries can be connected in a star or delta independently. Which of these is a part of the 3-phase transformer connections and is used to perform a 3-phase conversion? इस केस में हम लोग स्टार प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी ये कनेक्शन हम लोग प्रेफर करेंगे, ओके। एक हमारा 3-phase ट्रांसफार्मर है जिसमें ट्रांसफार्मर है इधर कंबाइंड और सेपरेटेड ऑन अ वन कोर। प्राइमरीज और सेकेंडरीज हमारे पास में कनेक्ट कर सकते हैं स्टार और डेल्टा इंडिपेंडेंटली। Which of this is a part of the 3-phase transformer connection and is used to perform a 3-phase conversion? तो ये है हमारा स्टार प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 63, fill in the blank with an appropriate choice from the options given below। हमारे पास यहाँ पे fill in the blank करना है। डैश ट्रांसफार्मर्स डू नॉट हैव अ प्राइमरी वाइंडिंग बट इंस्टेड हैव एन ओपन कोर। तो होता है हमारा कॉइल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कोई प्राइमरी वाइंडिंग नहीं रहता है, बट इस केस में हमारे पास ओपन कोर प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिनोट द रीजन फॉर ओवर हीटिंग इन केस ऑफ अ जनरेटर। ओवर हीटिंग का कारण क्या होता है, इसमें से कौन सा एक रीज़न है, तो है हमारा ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। अगर हम लोग जनरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उस केस में हमारे पास ओवर हीटिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, when a single phase transformer is connected in a parallel then there are 4 conditions of a proper parallel operation, but when 2 or 3 phase transformers are paralleling is done there are 2 additional points along with the those 4 conditions are applied for a single phase। क्वेश्चन में क्या बताया गया है समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, उस केस में हमारे पास 4 कंडीशंस रहती है प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन के लिए। बट जब हमारे 2 या 3 फेज ट्रांसफार्मर हम लोग पैरेललिंग कर रहे होते हैं, उस केस में 2 एडिशनल पॉइंट्स है इस 4 कंडीशंस के अंदर, वो अप्लाई होती है सिंगल फेज के लिए। तो उस केस में स्टेटमेंट्स हमें बताया गया। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, द फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और नेक्स्ट है फेज शिफ्ट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज मस्ट बी सेम फॉर ऑल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 1 is 2 एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
So the next question is question number 66. Match the following lighting schemes with respect to their functionalities. डिफरेंट लाइटिंग स्कीम्स हमारे पास हैं और उसकी फंक्शनलिटीज़ हमारे पास मेंशन करके रखें, इसमें हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है, जनरली 90% लाइट जो है वो डाउनवर्ड्स हमारे पास फ्लो होती है। एक हमारे पास में बल्ब है, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लाइटिंग में हमारे पास है अबाउट 90% जो लाइट्स है वो डायरेक्टली नीचे ही फ्लो होती है, ठीक है। फ्लो हम लोग कह सकते हैं कि इमिट होती है, करेक्ट। तो हम लोग ऑप्शन ए का सी करेक्ट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है कि हमारा 60 से लेके 90% जो है डाउनवर्ड लाइट फ्लो होती है, हमारी फ्लो होती है एज इन हम लोग स्प्रेड होती है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। फ्लो दैट मीन्स करंट तो बेसिकली फ्लो होता है, लाइटिंग फ्लो नहीं होती है, लाइटिंग एमिट होती है, हम लोग कह सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है हमारे पास में इनडायरेक्ट लाइटिंग। इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है कि हमारा बल्ब है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है इनडायरेक्ट, हमारे पास में कुछ सरफेस पे आती है, सरफेस से लेते हुए रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास में इमिट होती है वो लाइट, करेक्ट। तो वो होते हैं हमारे पास में इनडायरेक्ट लाइट। अब देखिए इनडायरेक्ट लाइटिंग है, डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे हमारे पास में पीओपी किया जाता है सीलिंग में, इस तरीके से पीओपी में जो होता है सीलिंग के ऊपर यहाँ पे लाइट स्प्रेड की जाती है, एलईडी लाइट स्प्रेड की जाती है, ये इनडायरेक्ट लाइटिंग का ही हमारा एग्जांपल है। अब सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है कि हमारा जो 60 से लेकर 90% लाइट है, वो लाइट फ्लक्स जो है अपवर्ड हमारे पास में मीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस हार्मोनिक्स एट द सोर्स। इसमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है, कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता है टू रिड्यूस हार्मोनिक्स एट द सोर्स। हार्मोनिक्स क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ डीसी सिग्नल्स इन अ प्योर साइनोसाइडल वेव्स, ओके। तो वो है हमारा डीसी हार्मोनिक फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक हमें फिल करना है। डैश कैन बी मेजर्ड इधर द फ्रीक्वेंसी डोमेन और द टाइम डोमेन। तो हमारा जो स्टेबिलिटी रहता है, ठीक है, हम लोग मेजर कर सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन के अंदर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 16। अ टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर विच कैन वर्क अप टू 15 kV। एक हमारा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा वर्क कर सकता है 15 kV तक, और रप्चरिंग कैपेसिटी रहती है उस सर्किट ब्रेकर की 2500 मिली MVA मेगा वोल्ट एम्पियर्स, ठीक है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड शोन इन द गिवन फिगर बिलो, ठीक है। क्वेश्चन ये जो हमारे पास में फिगर है ये भी एक करेक्ट नहीं है, बट आप इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। वो होता है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे जो क्वालिटीज मेंशन करके रखी है ये हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से मेंशन करती है, रिलेट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Calculate the average intensity of illumination on the surface which is inclined at an angle of 30 degree. It is kept at a distance of 8 meter from a 1000 candela power lamp, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन फाइंड आउट करना है सरफेस के ऊपर, एक इंक्लाइंड एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है। केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम अ 1000 कैंडेला पावर लैम्प। एक हमारे पास में यहाँ पे लैम्प है 1000 कैंडेला का, ठीक है। हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एक इंक्लाइंड एंगल है हमारे पास में 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग एवरेज इल्यूमिनेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ई इज इक्वल टू, देखिए ई इल्यूमिनेशन का क्या होता है फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से निकलते हैं, कैंडेला पावर मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइडेड बाय ए मेजर करते हैं लक्स के अंदर, ठीक है। W क्या हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है, इसको भी हम लोग मेजर करते हैं A बाय D स्क्वायर से, ठीक है। तो हम लोग एवरेज इल्यूमिनेशन निकाल सकते हैं ई को, तो हो जाएगा हमारा I बाय D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। I कितना हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। कॉस हमें 60 डिग्री का वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि ये राइट एंगल कोण है, ठीक है। कॉस ऑफ 60, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा 7.8 लक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आसानी से आते हैं तभी जाकर अटैम्प्ट करना है, वरना इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑकर ड्यू टू इंडक्शन ऑफ अ करंट इन अ डीसी मशीन। इसमें से कौन सा लॉस ऑकर होता है ड्यू टू इंडक्शन ऑफ करंट इन अ डीसी मशीन, तो वो है हमारा कॉपर लॉस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू रिगार्डिंग टू द बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है, ठीक है। फ्लैश बट वेल्डिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर्क एंड प्रेशर वेल्डिंग, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अपसेट बट वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रॉड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
परक्यूशन वेल्डिंग इज अ सेल्फ टाइमिंग स्पॉट वेल्डिंग मेथड। परक्यूशन वेल्डिंग जो है एक सेल्फ टाइमिंग स्पॉट वेल्डिंग मेथड स्टेटमेंट करेक्ट है। एल्यूमिनियम अलॉय आर अ फ्लैश वेल्डेड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ 1 बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, 2, 3 एंड 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द जीनर डायोड। जीनर डायोड से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया? जीनर डायोड रेटेड एट 5 वोल्ट हैव अ बेस्ट स्टेबिलिटी, करेक्ट है। द वोल्टेज टॉलरेंस इज अराउंड 5%, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंज कर दी हमारी 2 से 200 वोल्ट के बीच में। और जीनर हम लोग सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर को स्मॉल लोड्स में यूज़ करते हैं क्या? नहीं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। डैश इज इन्फ्लुएंस बाय अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, साइज ऑफ अ कंडक्टर एंड अ डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो कहते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के होने वाला, दूसरे कंडक्टर के ऊपर होने वाला इफेक्ट। देखिए मेनली फेरेंटी, स्किन, प्रॉक्सिमिटी, कोरोना, तीनों चारों भी इफेक्ट आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर कैसा और उसके दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। इसमें से कौन सा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो वेल्डिंग के टाइम कंज्यूम नहीं होता है, एज इट इज रहता है? तो वो है हमारा टंगस्टन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द 2 वायर्स ऑफ अ सेम लेंथ। सेम क्वेश्चन कराया है हमने। Consider the 2 wires of a same length and the made of same material. The radius of the first wire is twice as that of second wire. Find the ratio of its their resistance. देखिए रेजिस्टेंस जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे एरिया के ऊपर, ठीक है, और एरिया जो है वो रहता है हमारे रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते रेशियो R1/R2 विच इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि जब हमारा रेडियस है फर्स्ट वायर का वो ट्वाइस है दैट ऑफ सेकंड वायर, दैट मीन्स R1 की जगह हम लोग ट्वाइस ऑफ R2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्मॉल लिख लेते हैं गाइस, ठीक है, R2 डिवाइड बाय R1। इसको हम लोग कट करके क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है। तो ये R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में हमारा रेशियो क्या रहेगा? R1/R2 का वो रहेगा हमारा 1/4, करेक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है और हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा पास? आर्क वेल्डिंग वर्क्स ऑन द बोथ AC एंड DC सप्लाई, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। AC और DC पे भी वर्क करते हैं आर्क वेल्डिंग। फिलर मेटल इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के तहत हमें फिलर मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो दोनों भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। इफ अ लोड इन अ जनरेटर डिक्रीजेस, अगर हमारा लोड जो है जनरेटर के अंदर का डिक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एंड जनरेटर स्पीड के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे डिक्रीज हो जाएगी और इस केस में स्पीड भी हमारे इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर लोड जनरेटर के ऊपर का डिक्रीज हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती है, बट हालांकि इसमें लोड डिक्रीज होने के कारण हमारा स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। The armature core of a DC machine houses the conductor in a slot and provides the easy path of a magnetic flux. एक आर्मेचर कोर जो रहता है हमारे DC मशीन का, ठीक है, DC मशीन का, वो हाउस क्या करता है? हमारे कंडक्टर्स को और कंडक्टर स्लॉट को और प्रोवाइड करता है इजी पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। अ स्पेसिफिक मटेरियल इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मटेरियल यूज किया जाता है जिसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो मटेरियल कौन सा है? तो हम लोग सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिफरेंट मेथड कौन से मटेरियल के लिए, कौन से मशीन्स के पार्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आपको पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया था, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बैलेंस 3-फेज स्टार कनेक्टेड लोड। स्टार कनेक्टेड लोड के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो VL है हमारा वो √3 टाइम्स ऑफ VPH होता है। देखिए कि हमारा स्टार कनेक्शन कुछ इस तरीके से रहता है। इस केस में हमारे पास में यहाँ पे न्यूट्रल प्रेजेंट रहता है RYB, ठीक है, ये हो गया हमारा फेज वोल्टेज और इन दोनों फेजेस के बीच में हो गया, ये हो गया हमारा VL, ये लाइन वोल्टेज है, और ये लाइन वोल्टेज जो है ये √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज के बराबर रहता है।
सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस केस में जो लाइन करंट है और लाइन जो फेस वोल्टेज है वो हमारा सेम रहता है, आई एल इज इक्वल्स टू आई पेज एंड वी एल इज इक्वल्स टू रूट 3 वी पेज, बट डेल्टा कनेक्टेड है तो उस केस में हमारा आई एल ये रहता है रूट 3 टाइम्स ऑफ आई पी एच और वी एल और वी पी एच सेम ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 81, विच ऑफ दिस व्हेन एडेड टू कॉपर इंक्रीजेस इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय 50%। जब हम लोग कॉपर के अंदर इसमें से क्या चीज़ ऐड कर देते तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती बाय 50%, तो है सिलिकॉन। जब हम लोग सिलिकॉन ऐड करते टू द कॉपर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है 50% से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम फ्लक्स पासिस थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ सर्किट। देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की है एक पेपर के अंदर कि ये स्टेटमेंट उन्होंने बताया, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या कोइंसिडेंस, क्या हमारे पास में फिनोमेना ऑकर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन समझने के लिए, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। रिसेंट का पेपर है इस 19 दिसंबर का, तो ध्यान में रखिएगा ये पैटर्न का आपको इस साल भी पेपर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। The same flux passes through all parts of circuits whose total reluctance is sum of the reluctance of the series connected part of the circuit. Also, the MMF is equals to the sum of all MMF required for the individual part. Which magnetic circuits have all these properties? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर सेम फ्लक्स हमारे पास होंगे ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट के अंदर, ठीक है। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, ये कोर हो गया हमारा, हमने वाइंडिंग्स लगा दी तो एक ही फ्लक्स हमारा फ्लो होता है, ठीक है। पूछा गया, ठीक है, इज द सेम ऑफ टोटल रिलक्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्टेड पार्ट ऑफ द सर्किट, ओके। एंड ऑल्सो द एमएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल पार्ट। इंडिविजुअल पार्ट के हम लोग ब्रेकआउट भी करते हैं इस केस में, तो हमारा टोटल सम ऑफ कितना सेम ही हो जाएगा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच मैग्नेटिक मटेरियल ओबेज क्यूरीज लॉ in which the magnetic moment is localized at the atomic or ionic sides where there is no interaction between neighboring magnetic moments। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल ओबे करता है क्यूरीज लॉ, जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है वो लोकलाइज किया जाता है एटॉमिक लेवल पे या फिर आयोनिक साइड्स पे, जहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहता है बिटवीन नेबरिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स, तो वो है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी पजेस्ड बाय अ प्रॉपरली मेड वेल्ड, ठीक है। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्रॉपरली वेल्डेड मटेरियल के, तो वो होने चाहिए कि द वेल्ड शुड नॉट क्रैक इन द बेंड टेस्ट। बेंड टेस्ट अगर हम लोग करते हैं तो वेल्ड क्रैक नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्कम एम्बेडेड इन द वेल्ड एंड अपीयरेंस शुड बी स्पॉन्जी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड डिस्टेंस वेरिएशन शुड बी मिनिमम, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी कैन यूज एक्सटेंशन कंट्रोल मेथड फॉर द वोल्टेज कंट्रोल। इसमें से कौन से केस के तहत हम लोग एक्सटेंशन कंट्रोल मेथड यूज करते हैं वोल्टेज कंट्रोल के लिए, तो वो है हमारा शॉर्ट लाइंस के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इंटरनल मेथड हम लोग एक्साइटेशन कंट्रोल, एक्सटेंशन नहीं था एक्साइटेशन था, सॉरी टू से, ठीक है। माय सिंसियर अपॉलॉजीज टू यू गाइस, एक्साइटेशन है, ठीक है, हमने जल्दबाजी में पढ़ लिया। इनमें से कौन सा केसेस के अंदर हम लोग एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड यूज करते हैं वोल्टेज कंट्रोल के लिए, ठीक है, तो वो हमारे शॉर्ट लाइंस के लिए, ठीक है। और इंटरनल एक्सटर्नल मेथड के लिए हम लोग कनेक्टिंग रिएक्टिव पावर डिवाइसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। दोनों भी ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is the main and the auxiliary winding is in a circuit at a time of starting and to disconnect the auxiliary winding at a centrifugal switch which is provided when that the specific motor attains a synchronous speed of 70 to 80%। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया कि हमें पूछा गया कि इसमें कौन सी मोटर मेंशन की गई, तो वो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इस केस में स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो रिमूव हो जाती है सर्किट के ऑपरेशन के बाद, जब हमारी मोटर है 70 से लेकर 80% की स्पीड में अचीव कर लेती है। क्वेश्चन क्या है, द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज इन अ सर्किट एंड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड टू डिस्कनेक्ट द ऑक्सिलरी वाइंडिंग अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड व्हेन दैट स्पेसिफिक मोटर अटेंड्स द सिंक्रोनस स्पीड। जब हमारी सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड के 70 से लेकर 80% अचीव कर लेती है, उस केस में हमारी स्टार्टिंग वाइंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो होती है हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। क्वेश्चन का एक समझने का पैटर्न देखिएगा, तो क्वेश्चन पूछने का कि हमें स्टेटमेंट पूछा गया ताकि हम लोग सोच में कर सके कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, लेकिन आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। Then the next question is fill in the blanks with an appropriate choice from the options given below। इसमें हमारे पास में ऑप्शंस फिल करने हैं, ठीक है। पीक स्विचिंग रिले टर्न्स ऑन when the control voltage is applied and it
टर्न्स ऑफ व्हेन कंट्रोल वोल्टेज इज रिमूव्ड। पीक स्विचिंग रिले जो है वो टर्न ऑन होते हैं जब हमारा कंट्रोल वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है, और टर्न ऑफ होते हैं जब हमारा कंट्रोल वोल्टेज रिमूव किया जाता है। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेकिंग मेथड इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में इसमें से कौन सी ब्रेकिंग मेथड नहीं है, तो है हमारे रिवर्स करंट ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एसी डायनेमिक ब्रेकिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग आर अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग इन अ डीसी मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिनोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट सोर्स। डीसी करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 है। देखते हैं, अपने आंसर मार्क करना चाहिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक कब पूछा गया। द डैश इज अ कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल और एलिमेंट्स और अलॉयज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम लोग उसके बी एच कर्व जो रहता है हमारा, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं मटेरियल की और अलॉय की, या फिर मैग्नेटिक, या फिर एक देखिए मटेरियल की, एलिमेंट की, या फिर अलॉय की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग बी एच कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर्व अपने को देखने को मिलता है। ये कर्व भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसको भी आप अच्छी तरीके से जाके देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के इस बी एच कर्व को, हिस्टैरिसीस लॉस को क्या होता है, ये अच्छी तरीके से समझ के एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक 200 MVA 1000 MVA 200 MVA और 1000 MVA का सिंक्रोनस मशीन है, जिसका H1 है 2 एंड H2 का वैल्यू है 4 मेगाजूल पर MVA रिस्पेक्टिवली, विच आर ऑपरेटिंग इन अ पैरेलल। कैलकुलेट करना है हमें H कांस्टेंट फॉर बोथ रिलेटिव टू द 10 MVA बेस। 10 MVA बेस से रिलेटेड हमें कैलकुलेट करना है H का वैल्यू। ठीक है, ध्यान में रखना होगा इनर्शिया कांस्टेंट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। S जो है, ये KVA जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे इनर्शिया कांस्टेंट के बाद में। ठीक है, तो S न्यू डिवाइडेड बाय S ओल्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H ओल्ड डिवाइडेड बाय H न्यू। ठीक है, तो हम लोग सारे देखिए कॉमन बेस क्या है हमारा, 10 MVA का बेस है, तो हम लोग जनरेटर 1 के लिए हम लोग H न्यू निकालते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4 मेगा जूल पर MVA। ठीक है, और सेकंड इसके लिए हम लोग निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 400, देखिए वो हो जाएगा 400 मेगाजूल पर MVA। सिंपल है, हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरीके से हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय नेक्स्ट कितना MVA, 1000 MVA डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, बेस MVA कितना है हमारे पास में, वो 10 MVA का। ठीक है, मल्टीप्लाइड हम लोग करेंगे इसको 4 से। ठीक है, इस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा 400 मेगा जूल। ठीक है, ये हमारा 40 आया था और ये हमारा 400 आया था, तो हमारा इक्वलेंट इनर्शिया कांस्टेंट इन दोनों के एडिशन हो जाएगी 440 मेगाजूल पर MVA, विच इज ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। एन अल्टरनेटिंग करंट हैज अ instantaneous value of 20 amperes at after 0.0008 seconds passing through 0 and a frequency of 120 hertz. Calculate the maximum value of this alternating current. Assume the time is counting from 0 and it start moving toward the positive side. ठीक है, क्वेश्चन में किस तरीके से हमें पूछा गया कि हमारे एक अल्टरनेटिंग करंट जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू 20 एम्पियर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आफ्टर पासिंग द 0 और फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने है उस अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन का हम लोग किस तरह से निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी। करेक्ट, तो I का जो वैल्यू है हमारे पास में 20 तो है, करेक्ट, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना है IM साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई इंटू एफ कितना है 120 है, 50 हर्ट्ज मत कंसीडर करिएगा, और टाइम कितना है हमारे पास में 0.0008। ठीक है, तो इस केस में जो IM का वैल्यू आता है वो आता है 35.26 एम्पियर गाइस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। Next question is question number 93. The ratio of sum of the maximum demand of a various parts of a system to the coincident maximum demand of the whole system is commonly termed as. Question में क्या पूछा गया, the ratio of sum of maximum demand of the various part of system to the coincident maximum demand of the whole system is commonly termed as a diversity factor, and the ratio of diversity factor is always greater than 1, क्योंकि diversity factor का ratio क्या आता है, sum of individual maximum demand to the maximum demand of the power station। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ पूछने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट हुआ है, हालांकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको सेम ही आपको पूछा गया है गाइस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94. What type of generator is used in a power and lighting purpose with the help of field regulator? किस तरीके के जनरेटर यूज़ किए जाते हैं पावर और लाइटिंग पर्पस में विद द हेल्प ऑफ फील्ड रेगुलेटर, तो वो है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर गाइस। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी स्टेटमेंट और उसके आंसर वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 95, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड अ वेल्डिंग टू मेटल पीसेस। एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एक प्रोसेस है और जिसमें हम लोग हीट करते हैं और वेल्ड करते हैं दो मेटल पीसेस को टुगेदर बाय यूजिंग पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट। वाइल परफॉर्मिंग दिस अ फ्यू प्रिकॉशन शुड बी टेकन। इसको पढ़ते वक्त हमें कुछ केयर करनी रहती है। आइडेंटिफाई द सेम फ्रॉम द लिस्ट। उस केयर की उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी रहती है ये हमें पूछा गया है। मेक श्योर दैट द रॉड होल्डर इज इंसुलेटेड। रॉड होल्डर हमारा इंसुलेटेड होना चाहिए। डू नॉट डिप एनर्जाइज इलेक्ट्रोड होल्डर इन वाटर। वाटर को एनर्जाइज, देखिए इलेक्ट्रोड को एनर्जाइज इलेक्ट्रोड को हमें वाटर में इंसर्ट नहीं करना है। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लाइव पार्ट ऑफ द वेल्डिंग इक्विपमेंट है। वेल्डिंग इक्विपमेंट के लाइव पार्ट से हमें दूर रहना है। एंड द बॉडी एंड द हैंड शुड बी केप्ट इन द वेट वाइल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। हमारे हाथ और बॉडी ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन ये 4 ये हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वेट दैट मीन्स गीले होने चाहिए कि हमारे हाथ और बॉडी, ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के तहत नहीं, ये ड्राई होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96, विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज टू सेपरेट द इक्विपमेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ पावर। इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है वो यूज किया जाता है टू सेपरेट इक्विपमेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ पावर। तो वह हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 1:1 का रेशियो इसका रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलो स्टेटेड इज द प्रोसीजर ऑफ मेश एनालिसिस बट इन अ मिक्स्ड स्टेप सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेप नंबर सीक्वेंस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिलो स्टेटेड इज द प्रोसीजर ऑफ मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस के हमारे पास में स्टेप्स है, ये हमारे मिक्स्ड है। हमें पूछा गया कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेप नंबर सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द मेशेज, कितने हमारे पास में मेशेज है वो हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम लोग असाइन करेंगे करंट वेरिएबल टू ईच मेश यूजिंग कंसिस्टेंट डायरेक्शन। एक तो हम लोग क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे हर एक मेश के तहत, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्टिंग सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को मेश करंट्स के, और हम लोग अदर एलिमेंट्स के करंट्स और वोल्टेजेस को ओम्स लॉ के तहत सॉल्व करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या पूछा गया कि मेश एनालिसिस के स्टेप्स बताए गए और उसका करेक्ट स्टेप हमें पूछा गया था, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ लाइट कोटिंग लेयर ऑन अ इलेक्ट्रोड। लाइट कोटिंग लेयर का इलेक्ट्रोड के ऊपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टू इंक्रीज आर्क स्टेबिलिटी। आर्क स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए लाइट कोटिंग लेयर लगाई जाती है इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, consider the DC series motor running at a speed of 750 RPM. It is observed that the back EMF is 400 volt. What should be the back EMF value if the machine is to be operated at a speed of 500 RPM? ठीक है, एक हमारा DC सीरीज मोटर है जो रन हो रहा है 750 RPM पे। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बैक EMF है हमारा 400 वोल्ट का। तो कितना बैक EMF होना चाहिए अगर हमारा मशीन ऑपरेट होना चाहिए 500 RPM के ऊपर, ठीक है। ठीक है, N1 का वैल्यू है वो है हमारा 750 RPM, ठीक है। EB1 का वैल्यू है हमारा 400 वोल्ट, ठीक है। N2 का वैल्यू है हमारा 500 RPM, ठीक है। देखिए इस केस में इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स हमारे पास में कोई भी ऐसा वैल्यू गिवन नहीं कि जहाँ पे कोई लॉस हो रहा है, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या फिर चेंज इन स्पीड हो रही है। तो जो बैक EMF रहेगा वो सेम ही रहेगा, वो रहेगा हमारा 400 वोल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Next question is question number 100, which of the following is used to provide a required DC field current to the generator rotor। इसमें से क्या यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड DC फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जनरेटर के क्या यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग एक्साइटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको काफ़ी क्विकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझिएगा ज़रूर कि ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then the next question is question number 101. The secondary side of a transformer has a 200 turns while primary has a 25 turns. Secondary side of transformer के 200 टर्न्स है और प्राइमरी के हमारे 25। तो प्राइमरी करंट हमें फाइंड आउट करना है अगर हमारा सेकेंडरी करंट 32 एम्पियर्स है। तो सिंपल है गाइस, मैं आपको रेशियो बताता हूँ। N2/N1 इज इक्वल्स टू I1/I2, ठीक है। तो N2 कितना है हमारे पास में 200 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू I1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और I2 कितना है 32 एम्पियर्स, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, 8 × 32 विल बी 256 एम्पियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच एफिशिएंसी डज अ टिपिकल फुल लोड ट्रांसफार्मर हैव। फुल लोड ट्रांसफार्मर का टिपिकल एफिशिएंसी कितना रहता है, वो रहता है 95 से लेकर 98% के बीच में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डायनेमिक ब्रेकिंग कैन नॉट बी यूज, इन कौन से इसमें से कौन से केसेस में डायनेमिक ब्रेकिंग यूज़ नहीं की जाती है? तो लो करंट एप्लीकेशन के लिए हमारे ये जो डायनेमिक ब्रेकिंग है यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए हमारे पास में ब्रिजेस का गिवन है और कॉलम बी में क्या क्वांटिटीज मेजर की जाती है ये हमें पूछा गया। एंडरसन ब्रिज हम लोग इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। विन पैरेलल ब्रिज जो है, ठीक है, ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? टू मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। शेयरिंग ब्रिज जो है ये हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैपेसिटेंस के लिए। और केल्विन्स डबल ब्रिज जो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने ब्रिज का जो आपको टेबल बताया था उसी में से सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ एक मैच द पेयर फॉर्म में आपको पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन द गिवन सर्किट बिलो। ठीक है, ये आपके लिए मैं एज अ होमवर्क करके देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं आपको एज इसका इक्वेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, खुद को सॉल्व करके एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट इंपेडेंस Z इन द गिवन सर्किट। ये भी आपके लिए होमवर्क के तरीके से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि इसमें से जो एलिमेंट्स है ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका एक इक्विवेलेंट हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस फाइंड आउट करके बताइएगा, ठीक है। आपको एज होमवर्क करके क्वेश्चन नंबर 106 करके आप मुझे आंसर इसका मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 वोल्ट लैम्प टेक्स अ करंट ऑफ 2 पाई एम्पियर्स इफ द टोटल फ्लक्स इज 3600 पाई, फाइंड आउट द मीन स्पेरिकल कैंडल पावर ऑफ द लैम्प। ये सेम क्वेश्चन आपको बताता। MSCP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा टोटल ल्यूमेन डिवाइडेड बाय 4 पाई, करेक्ट। तो टोटल ल्यूमेंस कितने हमारे पास में 3600 पाई डिवाइड बाय हम लोग 4 पाई करेंगे, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 9 आ जाएगा, 900 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। The next question is, below the stated are some of the statements about alternating current. You need to identify which of the following is incorrect. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैं आपको इतना कंप्लीटली पढ़ के नहीं बताऊंगा, बट आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा कि ऑप्शन 3 इसमें से गलत है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन A, 2 एंड 4 जो बताया गया है वो करेक्ट है गाइस, ठीक है। कि हम लोग एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि DC पावर इज फार मोर पावरफुल देन AC पावर, एफिशिएंसी एंड पावर टू साइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मोटर एंड apparatus साइज इज इंक्रीज, लाइटिंग बाय DC सर्किट इज 75% मोर एफिशिएंट देन द लाइटिंग फ्रॉम इनकैंडेसेंस। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इस तरीके से ऑप्शन बी और ऑप्शन 4 भी हमारा करेक्ट आता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ वाट मीटर, हाउ विल यू कनेक्ट द प्राइमरी एंड द प्राइमरी ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर हमें रेंज एक्सटेंड करनी है वाट मीटर की तो हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे प्राइमरी ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो हम लोग पैरेलल में उसके कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर all the points to keep consideration while estimating the electrical equipments total cost। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो क्या कंसिडरेशन लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो वो है हमारा रिव्यू द स्पेसिफिकेशन, क्रिएट योर ओन एस्टिमेट एंड रिव्यू द ड्राइंग, इग्नोर द सप्लायर कोड्स। ये स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में कौन से पॉइंट्स है तो हमें कंसिडर करने चाहिए वाइल एस्टिमेटिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टोटल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा रिव्यू स्पेसिफिकेशन, क्रिएट योर ओन एस्टिमेट एंड रिव्यू द ड्राइंग। ये तीनों भी स्टेटमेंट हमारे कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। इस केस में जब हम लोग टोटल इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 111, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट करंट, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस यू यूज। अगर हमें अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करना है जो कि प्रोपोर्शनल है इनपुट करंट के बराबर, तो हमें कौन सा डिवाइस यूज़ करना चाहिए, तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ एन ट्रांसफार्मर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी करंट है हमारा 48 एम्पियर, प्राइमरी करंट है 12 एम्पियर और ट्रांसफार्मर फेड किया गया 16 वोल्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया, सेकेंडरी वोल्टेज काफ़ी सिंपल है, V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाई I2। V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। V1 का वैल्यू हमारे पास में गिवन है, तो I1 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 12, ठीक है। और I2 का वैल्यू कितना है हमारा 48 एम्पियर्स, ठीक है। 1 जा ये 4 जा हो जाएगा और 4 यहाँ पे गया तो हमारा 4 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पेयर। हमें क्वेश्चन में कॉलम 1 और कॉलम 2 बताया गया, ये हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स को बताया गया और इसमें कौन सी मेजरमेंट है। मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग मेगर से यूज़ करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट ऑफ बोथ एंगुलर स्पीड ऑफ मीटर, एंगुलर स्पीड हम लोग किससे मेजर करते हैं, टैकोमीटर से गाइस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पावर हम लोग वाट और मीटर से करते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स लक्स मीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
So the next question is calculate the permanent synchronous reactance on the base value of 200 MVA 20 kV when 100 MVA with a 20 kV synchronous generator has a 1 per unit synchronous reactance. इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का. इसका भी करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा. इस 114 नंबर लिख के इसका आप क्रॉस चेक करके इसका करेक्ट आंसर मुझे मेंशन कीजिएगा. इसमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी सारे क्वेश्चंस में से. ठीक है, मुझे मेंशन करिएगा. हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन नंबर है 115. A 415 by 1.1 kV 60 Hz transformer has a 1675 primary turns. कैलकुलेट करना है हमारे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स एंड द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है, हमें क्या पूछा गया कि एक हमारे पास में 415 बाय 1.1 kV का ट्रांसफार्मर है, तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जनरली N2 का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो तो निकालने के लिए क्या करेंगे, N2 इज इक्वस टू N2 अपॉन N1 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1. तो हम लोग N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डायरेक्टली. ठीक है, तो E2 का हमारा N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाई E1 विल बी 415 मल्टीप्लाइड बाई 1675 जिसका वैल्यू आ जाएगा 4440. ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आने के बाद में ही हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन ए मार्क करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सर सिर्फ ऑप्शन 1 में ही यही चीज़ गिवन है. ठीक है, 4440 हमारा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स. ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स भी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको हालांकि कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 415 एक जो फॉर्मूला रहता है हमारा 400 इज इक्वल्स टू 4.44 F इंटू N इंटू 5M. ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इसके लिए फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर के लिए तो वो रहेगा 415 इक्वल्स टू 4.44 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 1675 इंटू 5M. इससे आप 5M का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या आएगा हमारा 9.3 इंटू 10⁴ वेबर्स का. ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैन बी यूज्ड एज अ हाई पास फिल्टर. इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है हम लोग एज अ हाई पास फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग कैपेसिटर को ही एज अ हाई पास फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो लो फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं उसको हम लोग लो पास कर सकते हैं. ठीक है, जो दो फ्रीक्वेंसी लिमिट्स के बीच में हम लोग फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं उसको बैंड पास करते हैं. जिसको दो रिजेक्ट करते हैं उसको हम लोग बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिस्टन इज 5 सेंटीमीटर. स्ट्रोक लेंथ ऑफ अ पिस्टन इज 70 सेंटीमीटर. फाइंड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम. ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे हमें लगा, अगर हमारा पाई का वैल्यू 4 है तो. ठीक है, ये थोड़ा मैकेनिकल से रिलेट कर सकता है. डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला है 4/π d²L. ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, और यहाँ पे पाई का भी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 4 गिवन है. तो 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई d². ठीक है, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर. 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10. एल कितना है, लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर का. ठीक है, ये जो वॉल्यूम कवर होता है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर्स टू बॉटम डेड सेंटर के बीच में, ठीक है, वो होता है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम. तो इसको हम लोग निकालेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक है. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ये थोड़ा मैकेनिकल से आप उसको स्किप भी कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 118. इन अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड बाय अ रेजिस्टर ऑफ 8 ohms इफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट इज 12 वोल्ट. हमें पावर डिसिपेटेड निकालना है, तो हम लोग V²/R ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, V² कितना हो जाएगा 12² डिवाइडेड बाय R कितना है हमारे पास 8. 144 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 18 वाट. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था. फाइंड द फ्लक्स गिवन आउट बाय अ लैम्प इन अ हेमिस्फीयर कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ अ लाइट एंड अ जीरो अबव हॉरिजॉन्टल हुज ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज 400 कैंडेला पावर. जितना फ्लक्स इमिट होता है बाय सोर्स, इसको हम लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी बाय सॉलिड एंगल. इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सॉलिड एंगल के हेमिस्फीयर बोला गया है, तो हम लोग ओमेगा के जगह पे हम लोग 2π ले सकते हैं. ठीक है, ओमेगा के प्लेसेस पे हम लोग हमारे पास में फुल स्पेयर रहता है तो हम लोग 4π लेते हैं, हेमिस्फीयर रहते 2π करेंगे. तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 2π वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 400 हमारे पास में 800π इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. इल्यूमिनेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5-6 क्वेश्चन तो अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121. 200 kVA 1000/400 volt transformer has a primary resistance and a secondary resistance of 0.4 and 0.3. कैलकुलेट करना है मेरे कॉपर लॉसेस इस ट्रांसफार्मर के. ठीक है, देखिएगा इस
कॉपर लॉसेस के लिए हमारे पास में रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 0.4 एंड 0.3, ठीक है। तो हम लोग एक इस केस में R2 डैश निकाल लेते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा N1/N2 का होल स्क्वायर, जो रेशियो से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000/400 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इस केस में हमारा पास आ जाएगा 0.3, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, R1 + R2 डैश से हमें इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारा 1.875 ओम्स, ठीक है। तो R1 + R2 डैश ये कितना हो जाएगा हमारा 0.4 + 1.875, ठीक है। इसका वैल्यू जाएगा 2.275, ठीक है। I1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसका वोल्टेज 1000 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 200 एम्पियर्स, करेक्ट। ये I1 का वैल्यू है। क्या कॉपर लॉसेस निकाल सकते हैं हमारे पास I² × R1 + R2 डैश, ठीक है। जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी इज इक्वल्स टू 200 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.275। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट द वैल्यू एज अ 91 किलोवाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू होल्ड अ रोटर ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर 3-फेज इंडक्शन रेगुलेटर इन प्लेस, ठीक है। तो वार्म गियर जो है, ठीक है, ये यूज किया जाता है टू होल्ड द रोटर ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the turns ratio in the Y-del connection is x:5. If the voltage and the current at the primary side are V and I, then what will be the line voltage and the line current for the secondary side respectively, ठीक है। स्टार कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, VL = √3 VPH और IL = IPH। डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा, VL = VPH और IL = √3 टाइम्स ऑफ IPH, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन है स्टार डेल्टा का, ठीक है। टर्न्स रेशियो x:5, ठीक है। तो हमारा हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे N1/N2 = V1PH / V2 पर फेस, ठीक है, x/5 हो जाएगा, ठीक है। V2 फेस कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5/x V1PH, ठीक है, करेक्ट। तो V2PH विल बी इक्वल्स टू 5/x V डिवाइडेड बाय √3, ओके। इसका जो वैल्यू आएगा ये रहेगा हमारा V2L, ये लाइन का वोल्टेज रहेगा। और इसी के साथ जो हमारा एक वोल्टेज रहेगा, ठीक है, हमारा करंट का रिलेशन रहेगा हमारा N1/N2 = IPH, ठीक है। देखिए करंट रहेगा N1/N2 = I2PH / I1PH, करेक्ट। तो IL2/√3 विल बी इक्वल्स टू I × x/5 हो जाएगा। इस केस में तो हमारा जो IL2 का रेशियो वैल्यू आएगा IL2 विल बी इक्वल्स टू √3 I × x डिवाइडेड बाय 5। ये फर्स्ट रेशियो हो गया, हमारा एक सेकंड रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान में रखिएगा, इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि स्टार और डेल्टा में किस तरीके से वोल्टेज और करंट डिस्प्लेस रहते हैं, ठीक है। वोल्टेज स्टार में क्या रहता है, VL = √3 टाइम्स VPH रहता है, और डेल्टा में करंट इसका हो जाता है, बाकी इनवर्सली वाइस वर्सा सेम ही है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124, फाइंड आउट द स्पेसिफिक स्पीड RPM of a 5 megawatt turbine operating under 1000 meter head and with a usual speed of operation 500 RPM, ठीक है। हमारे पास में P का वैल्यू गिवन है 5 मेगावाट, H का वैल्यू गिवन है 1000, हाइट कितने 1000 मीटर्स, N का वैल्यू गिवन है 500 RPM, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिक स्पीड N निकाल पाएंगे NS विच इज इक्वल्स टू N × √P/h⁻⁴ या फिर 1.5 भी लिख सकते हैं। तो N का वैल्यू कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाय √5000 डिवाइडेड बाय H का वैल्यू कितना है 1000⁻1.25। इसका वैल्यू आता है गाइस 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा। डेसिमल पॉइंट में नहीं, डायरेक्टली आपको इंटीजर ही पूछा गया। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 125, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश डिटरमाइंस अ पैरामीटर विद इन विच अ केबल कैन बी यूज्ड सेफली।
हमारा केबल रेटिंग एक डिटरमाइन करता है पैरामीटर इन विच केबल कैन बी यूज्ड सेफली। केबल रेटिंग ही हमें बताता है कि हम लोग कितने, उसकी सेफ्टी लिमिट्स क्या है और कितने लेवल तक हम लोग उसको यूज़ किया जाता है। तो हमने 125 क्वेश्चंस आज के सेशन में क्विकली डिस्कस कर लिया गाइस। थोड़ा सा हमारा फास्ट सेशन था ताकि हम लोग मैं आपको एक ही कम टाइम के अंदर काफ़ी क्विकली क्वेश्चन समझा सकूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा। आपको हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को है आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी पेपर का आपको जो नॉन टेक्निकल 35 क्वेश्चन है जो आज ही मैम ने आपको अपलोड कराया, प्रोवाइड कराया है कोचिफाई चैनल के ऊपर, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा सो दैट हम लोग आपके साथ वहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन कर सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।